गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं और एक प्रतिमान का वर्णन करो। शिक्षण प्रतिमान होता क्या है? हम जैसे टीचर होता है वो पढ़ाने के जो भी तरीके अपनाता है, अलग अलग तरीके अपनाता है। अगर एक तरीके से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो दूसरा तरीका अपनाता है। तो इस तरह से वो अनेक तरीके बच्चे को समझाने के लिए अपनाता है और उस चीज़ से छात्र कितना ग्रहण कर रहा है, मतलब बच्चे को कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला, या बच्चे ने कितना सीखा है, उस चीज़ को हम कहते हैं शिक्षण प्रतिमान अर्थात मॉडल। शिक्षा की प्रक्रिया है वो शिक्षा के द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले निर्देशों से प्रारंभ होती है। इंस्ट्रक्शन देते हैं छात्रों को, उससे क्या होती है, इंस्ट्रक्शन से हमारा जो टीचिंग मेथड है वो स्टार्ट होता है। और प्रत्येक शिक्षक बौद्धिक और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जाने अनजाने किसी प्रणाली को अपनाता है, मतलब वो टीचिंग मेथड्स अलग अलग अपनाता है। और एक टीचिंग मेथड है वो अगर इफ़ेक्टिव नहीं है तो वो दूसरा टीचिंग मेथड अपनाता है। इस प्रणाली के द्वारा वह छात्रों को पढ़ाता है और अपने पढ़ाने के तरीकों से वह देखता है कि छात्र उसकी बात को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यही मैंने आपको बताया कि बच्चे को कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, यही क्या होती है, प्रणाली प्रतिमान होती है अर्थात टीचिंग मॉडल होता है। शिक्षण प्रतिमान का प्रारूप उन परिस्थितियों या क्रियाओं की व्यवस्थित क्रम में व्याख्या करता है जिससे वह क्रिया संचालित होती है। और शिक्षण के मूल प्रतिमान में व्यवहार, प्रवेश, प्रक्रिया और व्यवहार परिवर्तन निहित होते हैं। मतलब जो टीचिंग मॉडल है इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है वो हमें बच्चे के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। भी बच्चे का व्यवहार है वो अच्छा नहीं है या वो गलत प्रक्रियाएं कर रहा है, तो उसके व्यवहार को हम वांछित रूप से परिवर्तन करने के लिए जो मेथड अपनाते हैं वो होता है मॉडल। शिक्षण के मूल प्रतिमान में व्यवहार, प्रवेश, प्रक्रिया, व्यवहार परिवर्तन निहित होते हैं। और B.R. जोइस ने शिक्षण प्रतिमान की एक व्याख्या प्रस्तुत की है। शिक्षण प्रतिमान निर्देश की विश्लेषित रूपरेखा को कहते हैं। वे छात्र को वांछित व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, मतलब जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा व्यवहार हम बच्चे से करवा सकते हैं। शिक्षण प्रतिमान में लक्ष्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली तथा मूल्यांकन प्रणाली निहित होती है। इन चारों को प्रत्येक प्रतिमान में क्रियाशील होना पड़ता है, मतलब इन चारों की जो भूमिकाएं हैं वो अलग अलग है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लेजर द्वारा प्रस्तुत प्रतिमान। रॉबर्ट ग्लेजर ने एक शिक्षण प्रतिमान विकसित किया है। किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया तथा शिक्षण कार्य की सफलता उसके आधारभूत प्रतिमान पर निर्भर करती है। मतलब टीचर ने जो बेसिक मॉडल अपनाया है बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो शिक्षण प्रक्रिया है उसकी इफ़ेक्टिव रहती है। और मनोविज्ञान मानता है कि भय के द्वारा हम किसी भी क्रिया को सफलतापूर्वक लागू नहीं कर सकते। मतलब बच्चे को हम डराएंगे, धमकाएंगे तो वो हमारी प्रणाली है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी बच्चे को सिखाने के लिए। लेकिन अगर हम बच्चे को प्यार से, सहानुभूति से सिखाते हैं तो वो बच्चा है वो सीखने के लिए उत्साहित भी होगा और वो उस चीज़ को सीखेगा भी। प्रेम तथा सहानुभूति के द्वारा हम शिक्षण तथा अधिगम की प्रक्रिया को विकसित कर सकते हैं। इस आधारभूत शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। सबसे पहला है शैक्षिक लक्ष्य, मतलब हम जो एजुकेशन दे रहे हैं उसका एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। और दूसरा है व्यवहार प्रवेश, मतलब बच्चे को कैसा व्यवहार करना है वो उसको हमें अपने अकॉर्डिंग ढालना है। उसके बाद है शैक्षिक प्रक्रिया। अब हम बच्चे को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं या बच्चे को पढ़ाने के लिए जो टीचिंग मेथड अपनाते हैं वो होती है शैक्षिक प्रक्रिया। उसके बाद है निष्पत्ति मूल्यांकन। निष्पत्ति मूल्यांकन होता है उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके असेसमेंट है, उनमें उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम उसका क्या लेते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना बच्चे के समझ में नहीं आया है। यह चित्र आधारभूत शैक्षिक प्रारूप को प्रकट करता है। मतलब जो मैंने चारों चीज़ें बताई आपको, शैक्षिक लक्ष्य, व्यवहार प्रवेश और शैक्षिक प्रक्रिया और निष्पत्ति का मूल्यांकन, ये चारों चीज़ें ही अपने अपने पार्ट्स में इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शैक्षिक लक्ष्य। जॉन पी डिसेको ने
शैक्षिक लक्ष्यों के अंतर्गत एक उद्देश्य निर्धारित किया है। शैक्षिक लक्ष्यों को निर्देशात्मक लक्ष्यों में परिवर्तित करना। ये लक्ष्य देश के काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। आधारभूत भावना सभी देशों में एक होती है और बालक में निहित प्रच्छन्न उपयोगी शक्तियों का विकास। इसलिए शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण और उनका निर्देशात्मक लक्ष्यों में परिवर्तन किन्हीं अर्थों में वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता हुआ कदम है। मतलब हम हैं क्या करते हैं, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है वो अपनाते हैं कि हम जब बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं उससे उसका कितना विकास हो रहा है और हमारे टीचिंग मेथड है उसका एम क्या है। उसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं पूर्ण व्यवहार। जो बच्चे का बिहेवियर है उसको हमें चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, पूर्व व्यवहार में छात्रों के व्यवहार के स्तर को शिक्षण आरंभ करने से पूर्व इंगित करता है। मतलब हम बच्चे को पढ़ाने से पहले उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को नोट करते हैं कि बच्चे की सीखने की इच्छा है या नहीं है, या बच्चा क्या सीखना चाहता है। पूर्व ज्ञान तथा अनुभव, मानसिक योग्यता, संवेगात्मक दशा आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। मतलब बच्चे की जो मानसिक योग्यता है वो कितनी है, बच्चे को सीखने में कहाँ, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उनको जल्दी समझ में आते हैं, और कुछ बच्चों की मानसिक योग्यता मंद होती है, वो बिल्कुल धीरे धीरे सीखते हैं। तो हम उन दोनों बच्चों को उनके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड है वो अपनाना है। पूर्व व्यवहार शब्द मानव योग्यता, व्यक्तिक भिन्नता, तत्परता का प्रतीक है। पूर्व व्यवहार वास्तव में शिक्षक को शिक्षण आरंभ करने से पूर्व कहाँ से किस प्रकार आरंभ करें का चुनाव करने में सभी अवसर प्रदान करता है। मतलब एक टीचर है उसको सिखाना कहाँ से प्रारंभ करता है, सबसे पहले बच्चे का लेवल देखना है कि बच्चे को नॉलेज कितना है। भी अगर बच्चे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो हम उसको ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, और अगर बच्चे को कुछ आ रहा है तो हम जर्नल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें उस बच्चे का माइंड लेवल है वो चेक करना है कि बच्चे को कितना आता है और कितना नहीं आता। पढ़ाने से पूर्व ये सब चीज़ें जानना एक टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इसका मूल आधार है पूर्व ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर भावी ज्ञान तथा कौशल का अर्जन करने की मानसिक तथा शारीरिक तत्परता। मतलब बच्चे को देखना है कि बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सीखने के लिए तत्पर है या नहीं है। पूर्व व्यवहार में तत्परता तथा परिपक्वता का होना आवश्यक है। मतलब परिपक्वता का होना, बच्चे की जो उम्र है उसको उस हिसाब से सिखाना, और उसका लेवल देखना कि जो छोटा बच्चा है वो कितना सीख सकता है और बड़ा बच्चा है वो अपने एज के अकॉर्डिंग कितना सीख सकता है और कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। व्यक्ति का प्रभाव अलग से पड़ता है। पूर्ण व्यवहार में सबसे पहले है अधिगम की स्थिति, अधिगम योग्यता एवं अधिगम शैली निहित होते हैं। यह तत्व पूर्व व्यवहार शिक्षण की प्रक्रिया को व्यवहारिक आधार प्रदान करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा शैक्षिक लक्ष्य, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका हमारा लक्ष्य क्या है, बच्चे को क्या सिखाना है। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा पूर्व व्यवहार, मतलब बच्चे को पढ़ाने से पहले ही उसका नॉलेज लेना कि बच्चे को कितना आ रहा है और हमें पढ़ाना कहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं शैक्षिक प्रक्रिया। इस तत्व के अंतर्गत शैक्षिक प्रक्रिया तथा उसकी व्यवस्था के दर्शन होते हैं, और यह प्रक्रिया है वो शैक्षिक लक्ष्यों से भिन्न हो सकती है। इसमें कौशल, अवधारणा, सिद्धांत तथा समस्या समाधान आदि प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। सबसे पहले हमें क्या देखनी है, बच्चे की स्किल्स देखनी है। मतलब बच्चे को कौन कौन सी स्किल में बच्चा है वो दक्ष है। उसके बाद उसकी अवधारणा है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, और उसको जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनका सॉल्यूशन करना, ये सारी प्रोसेस है वो शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल होती हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति तथा व्यवहार प्रवेश के माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया का संचालन होता है। ये प्रक्रियाएं यदि सही रूप से चुनी जाएं, अध्यापकों को पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, तो निस्संदेह इसके परिणाम अच्छे होते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के में अधिगम की दशाएं, आंतरिक तथा बाह्य और उत्तेजनात्मक परिस्थितियां अनेक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया में अधिगम के दशाओं को शैक्षिक लक्ष्यों के संदर्भ में व्यवस्थित किया जाता है, और इसके लिए अध्यापक को अनुकूलित अधिगम शास्त्रीय तथा प्रगतिशील रूप को अपनाना आवश्यक हो जाता है। मतलब हमें सबसे पहले जो शैक्षिक लक्ष्य है वो देखना है, उसके बाद बच्चे का पूर्व व्यवहार देखना है, और उसके बाद
हमें जो बच्चे को सिखाना है, वो जो टीचिंग की प्रोसेस है उस पे हमें ध्यान देना है कि बच्चे को की जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, और हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से यूज़ करने हैं। उसके बाद होता है निष्पत्ति का मूल्यांकन, मतलब बच्चे ने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है उस चीज़ को चेकआउट करना। शैक्षिक प्रारूप का यह तत्व प्राप्त ज्ञान और कौशल की मात्रा का मापन करने की ओर संकेत करता है। अध्यापक द्वारा प्रदत्त ज्ञान तथा कौशल को किस सीमा तक छात्रों ने सीखा है, इसका जानना अत्यावश्यक है, और शिक्षण की इस प्रक्रिया में अध्यापक का व्यक्तित्व केंद्र में नहीं है, अपितु वह शैक्षिक प्रक्रिया के अनेक अंगों में से एक है। अनेक प्रकार के अध्यापक निर्मित प्रमाणीकृत प्रशिक्षणों का उपयोग छात्रों की योग्यता का मापन करने के लिए किया जाता है। निष्पत्ति का मूल्यांकन वस्तुतः शिक्षण प्रारूप की प्रक्रिया का अंतिम छोर है, और शिक्षण प्रारूप के चरों के तत्व एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका सापेक्ष संबंध है। मतलब हमें पूरी टीचिंग प्रोसेस करने के बाद हमें करना है बच्चे का असेसमेंट। बच्चे ने कितना सीखा है और किस चीज़ में बच्चा वीक है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चे ने नहीं सीखी है, तो हम उसको रीटीचिंग करवाते हैं। तो उसमें हमें हेल्प मिलती है कि हमें बच्चे को कौन सा टॉपिक है वो दोबारा से डिस्क्राइब करना है, बच्चे को कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है। ये हमारा होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट, कि बच्चे ने असेसमेंट में परफॉर्मेंस कितनी अच्छी दी है वो डिपेंड करता है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रारूप का विकास लॉरेंस टोलुरो तथा डैनियल डेविस ने सन 1965 में किया था। इस प्रारूप में अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ले लेता है, मतलब जो कंप्यूटर होता है वो बच्चे को पढ़ाता है। इन्होंने इस प्रारूप में शिक्षण की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा है, पूर्व निर्देशित अवस्था और निर्देशित अवस्था। पहले के अंतर्गत किसी एक छात्र के लिए किसी शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोग्राम का चयन करना, और दूसरे के अंतर्गत चयन किए गए प्रोग्राम का प्रयोग करना आता है। इसके माध्यम से छात्र को शिक्षित किया जाता है, और यह देखा जाता है कि मौलिक प्रोग्राम की अपेक्षा नया प्रोग्राम किस सीमा तक उपयोगी है। और कंप्यूटर आधारित प्रारूप इस प्रकार है। इस प्रारूप में निवेश के अंतर्गत छात्रों की विशेषताएं, अभिवृद्धि, निष्पत्ति का स्तर, खोज तथा मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण कार्यक्रम की खोज, एक से अधिक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम शून्यता का इनका मूल्यांकन आता है, और उपलब्धि में शिक्षण प्रोग्राम का प्रयोग सामग्री का प्रस्तुतिकरण आता है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रारूप की तुलना आधारभूत शिक्षण प्रारूप तथा परंपरागत शिक्षण प्रारूप से इस प्रकार की जाती है। मतलब कंप्यूटर के द्वारा सीखना, जैसे आजकल अपने क्या है, डिजिटल लर्निंग है, तो टीचर क्या करता है, टीचर क्लास को रिकॉर्ड करता है और स्क्रीन पर पढ़ाता है, तो वो क्या होता है, वो कंप्यूटर ही उसका क्या बन जाता है, उसका टीचर बन जाता है। कंप्यूटर शिक्षण प्रारूप में पूर्व निर्देशित अवस्था में आधारभूत शिक्षण प्रारूप, शैक्षिक लक्ष्य तथा व्यवहार प्रवेश तथा शैक्षिक प्रक्रिया निहित होती है। सबसे पहले होता है निवेश, इन्वेस्टमेंट, उसके बाद है खोज एवं मूल्यांकन, उसका सर्च होता है और उसका एवेल्युएशन होता है। उसके बाद उपलब्धि और शैक्षिक निर्देश, बच्चे का आउटपुट क्या है और उसको दोबारा से क्या देना है, जो ट्यूटोरियल इंस्ट्रक्शन देना है वो। उसके बाद हम देखते हैं शैक्षिक प्रोग्राम शैक्षिक प्रक्रिया के सादृश्य होता है, और पारस्परिक प्रणाली में कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करता है। और उसके बाद हम देखते हैं अध्यापक क्या पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, व्यवहार प्रवेश कैसे पढ़ाना है, शैक्षिक प्रक्रिया को अपनाता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले होता है शैक्षिक लक्ष्य, बच्चे को क्या पढ़ाना है, बच्चे का स्तर क्या है। उसके बाद पूर्व व्यवहार होता है, बच्चे को पढ़ाने से पहले बच्चे का व्यवहार को जानना कि बच्चा सीखने के लिए कितना तत्पर है। उसके बाद होती है हमारी टीचिंग प्रोसेस, जो हम बच्चे को पढ़ाने के लिए जो प्रोसेस अपना रहे हैं वो, और उसके बाद होता है उसका असेसमेंट। तो ये चारों चीज़ें ही होती है, वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एक दूसरे के बिना अधूरी है, क्योंकि सबसे पहले हमें यही देखना पड़ता है कि बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है, हमारा लक्ष्य क्या है। उसके बाद किसे पढ़ाना है, सामने बच्चे बैठे हैं, कौन है, उसको पढ़ाना है, उसके व्यवहार का प्रवेश कैसे करना है और उसको कैसे पढ़ाना है, हमें कौन सा टीचिंग मेथड है वो अपनाना है, और उसके बाद उसका मूल्यांकन कैसे करना है। यह प्रारूप ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करता है।
अब हम देखते हैं विद्यालय अधिगम प्रतिमान। जो स्कूल में जो मॉडल होता है लर्निंग के लिए, वो कैसे यूज़ किया जाता है। इस शिक्षण प्रारूप का विकास जॉन कैरोल ने सन 1962 में, 63 एवं 65 में किया था। इस प्रारूप को उसने अपने समय का सर्वाधिक उपयुक्त प्रारूप बताया था, भी मतलब उसके टाइम का जो सबसे अच्छा मॉडल था वो था। उन्होंने यह माना कि विद्यार्थी किसी शैक्षिक उद्देश्य को उस सीमा तक प्राप्त करता है जिस सीमा तक वह उसे अधिगमी करने के लिए समय लगाता है, और इस प्रारूप के 5 तत्व हैं। इनमें से 3 का संबंध व्यवहार प्रवेश और तथा 2 का संबंध शैक्षिक प्रक्रिया से है। 3 का संबंध है व्यवहार में बच्चे का जो एंटरिंग बिहेवियर है वो करने के लिए, और उसमें से 2 अलग हैं वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हैं, बच्चे की शैक्षिक प्रक्रिया के लिए हैं। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं अभिवृद्धि, एप्टीट्यूड। कैरोल ने व्यवहार प्रवेश का पहला तत्व अभिवृत्ति को अपनाया है। एप्टीट्यूड होता है बच्चे का वो कैसा है, और विद्यार्थी आदर्श अधिगम की दशाओं में अधिगम की अधिकतम मात्रा ग्रहण करता है, और अभिवृद्धि का कारण होता है जिस छात्र की अभिवृत्ति जितनी अधिक होगी अधिगम में उसका समय उतना ही कम लगेगा। मतलब बच्चा सीखने के लिए जितना उत्तेजित होगा और जितने उसमें तत्परता होगी तो उसको सीखने में समय उतना ही कम लगेगा। मतलब जो बच्चा अगर सीखने के लिए एक्साइटेड है, भी मुझे ये चीज़ सीखनी है, और बच्चा उसको सीखना चाहता है तो उसको सीखने में टाइम बहुत कम लगेगा। और जो बच्चा सीखना नहीं चाहता, जो नीरस है और उसको अपने ज़बरदस्ती सिखा रहे हैं, वो कभी नहीं सीखेगा और उसको सीखने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है अध्यवसाय। इस तत्व के अंतर्गत वह समय आता है जिसे विद्यार्थी किसी वांछित शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाता है। वांछित समय से अधिक परिश्रम करने का परिणाम उचित नहीं होता है। मतलब टाइम से ज़्यादा मेहनत करना है, वो उसका परिणाम ज़्यादा नहीं निकलता है। हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने को हार्ड वर्क करना है। उसके बाद है निर्देश ग्रहण करने की योग्यता। यह तत्व इस बात का द्योतक है कि छात्र में शाब्दिक तथा बौद्धिक योग्यता कितनी है, मतलब उसके सीखने की कैपेसिटी कितनी है। इसी तत्व के कारण शैक्षिक लक्ष्य को सरलता से ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें बार बार शैक्षिक निर्देश देने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी अगर हम बच्चे के एबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको बार बार किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं होती और वह उस चीज़ को जल्दी सीख लेता है। उसके बाद है अधिगम के अवसर। इस तत्व में किसी शिक्षण दिशा में आवंटित समय में अधिगम की मात्रा पर ध्यान दिया जाता है। उचित अवसर प्रदान करके अधिगम को वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। मतलब अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है कि हमें बच्चे को जो अधिगम करवाना है वो उसका अवसर देखना है कि हमें बच्चे को अधिगम कब करवाना है, उसका टाइम क्या है और उसका लक्ष्य प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो वो होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग, मतलब सिखाने के लिए अवसर देखना। उसके बाद है निर्देश का गुण। व्यवस्थित शैक्षिक निर्देश का प्रस्तुतिकरण शैक्षिक गुण के रूप में आता है। यह गुण अध्यापक की स्पष्ट भाषा, छात्रों की आवश्यकता तथा आकांक्षा के अनुकूल होता है। यह गुण पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं, शिक्षण यंत्रों आदि में भी आवश्यक है। मतलब बच्चे को हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, भी अध्यापक की जो टीचर की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बच्चे की बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि टीचर बोल क्या रहा है। उसके बाद है हमें स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखना है कि बच्चे को सिखाने की कितनी नीड है और वो खुद कितना सीखना चाहता है, और उसकी जो बुक्स हैं वो उसके सीखने के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कई बार लेंथी बुक होती है, वो उसको समझ में नहीं आती है, तो हमें क्या देखना है, बच्चे का लेवल देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें पाठ्य पुस्तिका और अभ्यास पुस्तिका आदि की ज़रूरत होती है। इस प्रारूप में कैरोल ने मानसिक आधारों का वर्णन किया है और शिक्षण प्रारूप में इसकी तुलना किस प्रकार से हो सकती है। कैरोल का यह प्रारूप शैक्षिक लक्ष्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना चाहता है। इस प्रारूप का अधिकांश अभिवृत्ति, विशेष योग्यता, अध्यवसाय, अभिप्रेरणा और निर्देश ग्रहण की योग्यता सामान्य बुद्धि से संबंधित है और इस प्रारूप में मूल्यांकन की प्रक्रिया का समावेश नहीं किया गया है। मतलब निर्देश और गुण होते हैं ना, जैसे हमें इंस्ट्रक्शन देने हैं तो इंस्ट्रक्शन हम जो चाहते
हैं वो बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें असेसमेंट की प्रोसेस है वो शामिल नहीं होती है। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, अंतःक्रियात्मक प्रतिमान। इस प्रारूप को सामाजिक अंतःक्रिया प्रारूप भी कहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और नेड फ्लैंडर्स ने सन 1960 में इसका विकास किया। फ्लैंडर्स ने छात्र तथा अध्यापक की क्रियाओं को 10 श्रेणियों में विभक्त किया है। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले है छात्र क्रिया। विचार स्वीकृति, सहज रूप में छात्रों की भावनाओं तथा विचारों को स्वीकार करना, और ये विचार नकारात्मक, स्वीकारात्मक, स्मरण तथा भविष्य कथन के रूप में हो सकते हैं। मतलब हम बच्चे को क्या दे रहे हैं, अपने भविष्य के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उसके बाद सेकंड है प्रशंसा या प्रोत्साहन। छात्रों की क्रिया तथा व्यवहार की प्रशंसा, तनाव दूर करने वाले मजाक, शाबाश, आगे कहो आदि। मतलब हम बच्चा जो क्वेश्चन बता रहा है वो बच्चा बीच में अटक रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, शाबाश शाबाश, उसको आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं। अगर बच्चा अनकंफर्टेबल है तो हम उसके पास खड़े होकर और उसको क्या कर सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, तो वो बच्चा क्या होगा, आगे बढ़ेगा। उसके बाद है स्वीकृति या छात्रों के विचारों का उपयोग। छात्रों द्वारा प्रकट विचारों का स्पष्टीकरण, विकास। अध्यापक यदि अपने विचार भी शामिल करें तो वह 5वीं श्रेणी हो जाती है। मतलब बच्चा जो अपने विचार प्रकट कर रहा है और अध्यापक है वो उसमें अपने विचारों को भी क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है। उसके बाद है प्रश्न करना। पाठ्य सामग्री अथवा प्रक्रिया से संबंधित इस आशय से प्रश्न करना कि छात्र उत्तर दें। मतलब हमें बच्चों के अकॉर्डिंग उनसे प्रश्न पूछना है ताकि वो उनका उत्तर दे सके। उसके बाद है भाषण। पाठ्य सामग्री प्रक्रिया स्वयं के विचार तथा तथ्यों को प्रकट करने के लिए। मतलब हमें क्या करना है, बच्चे को जो पढ़ाना है, जो मैटर हमारा है वो हम क्या कर सकते हैं, जो स्वयं की थिंकिंग है, विचार है, तथ्य हैं, वो हम उनको बताने के लिए हम किन का यूज करते हैं, लेक्चर्स का यूज करते हैं। उसके बाद होता है निर्देश देना। छात्रों को आदेश और निर्देश देना, मतलब किसी चीज़ को लेके उसको उनको इंस्ट्रक्शन देना। उसके बाद होती है आलोचना। ऐसे वक्तव्य जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाए, ये स्वीकृत प्रतिमान वाले हो। मतलब बच्चा है, बच्चा कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना है, उसमें चेंज करना है। अगर वो गलत बोल रहा है तो हमें उसको जस्टिफाई करना, उसकी आलोचना करके उसको बताना है ताकि वो उसमें इम्प्रूव कर सके। इसमें अध्यापक स्वयं संदर्भ के रूप में प्रकट होता है, वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है आदि, ये सभी होते हैं वो टीचर उनको बताता है। उसके बाद हम देखते हैं 8th छात्र क्रिया अनुक्रिया। अध्यापक की अनुक्रिया के संदर्भ में छात्रों की क्रिया, अध्यापक छात्रों के वक्तव्यों को स्वीकृति देता है। उसके बाद है छात्र क्रिया उपक्रम। छात्रों के द्वारा उपक्रम छात्र निर्धारित करें कि आगे कौन बोलेगा और निरीक्षक को ध्यानपूर्वक देखना आवश्यक है। मतलब छात्रों के एक बच्चा है वो बात कर रहा है तो उसके बाद किसकी टर्न आएगी वो है, वो अध्यापक को ध्यान रखना है ताकि कोई बच्चा बीच में छूटे नहीं। उसके बाद है मौन या उलझन, रुकना थोड़े समय के लिए, मौन किसी बात को समझना आदि। मतलब जो बच्चा बोल रहा है अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उसको थोड़े समय के लिए रोकना ताकि हम उसकी बात को समझ सकें। उसके बाद है ये थे अपने 10 इंस्ट्रक्शन हैं जो फ्लैंडर्स ने दिए थे अपने क्रियात्मक विश्लेषण और टीचिंग टॉकिंग में। उसके बाद है इन सभी श्रेणियों को 7 अध्यापक की, 2 छात्रों की, एक मौन की है। एक प्रारूप में अध्यापक के शिक्षण कौशल का विकास होता है और निरीक्षक की भूमिका है वो इस विधि द्वारा अध्यापक की क्रिया का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण होती है। और फ्लैंडर्स ने शिक्षक प्रभाव द्वारा अंतःक्रियात्मक विश्लेषण के लिए 3 सिद्धांतों को माना है। सबसे पहला सिद्धांत है छात्रों को कक्षागत परिस्थितियों में नियंत्रित करने से कक्षागत क्रियाओं में वृद्धि तथा निष्पत्ति में अवनति होती है। मतलब बच्चे को सबसे पहले हमें उसकी जो कक्षा की परिस्थितियां हैं उनको कंट्रोल में करना। उसके बाद है कक्षागत अधिगम में छात्रों के भाग लेने का पर नियंत्रण करने और निर्भरता में वृद्धि नहीं होती और निष्पत्ति में वृद्धि होती है। उसके बाद कक्षागत अधिगम में छात्रों को भाग लेने की स्वतंत्रता से निर्भरता कम होती है तथा निष्पत्ति में वृद्धि होती है। अध्यापक जब प्रत्यक्ष प्रभाव का प्रयोग करता है
तब वह छात्रों की स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है। 5, 6, 7 नंबर की क्रिया करते समय अध्यापक की भूमिका प्रभुत्वपूर्ण होती है। मतलब जो भाषण देता है उसमें, और निर्देश देता है उसमें, और आलोचना करता है उसमें, और इन जो तीनों चीज़ों में है वो अध्यापक है, उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये बातें अधिक करता है और छात्रों की अनुक्रिया के अवसर कम मिलते हैं। 1 या 4 श्रेणी में के अंतर्गत छात्रों को अधिगम की क्रिया में स्वतंत्रता होती है। सबसे पहले विचार की स्वीकृति, बच्चा होता है वो अपने फीलिंग्स है वो सबके सामने रख सकता है। उसके बाद प्रश्न करना, मतलब बच्चे को आस्किंग क्वेश्चन की फ्रीडम होती है, बच्चा कोई भी क्वेश्चन है वो चाहे वो पूछ सकता है। इस श्रेणी में 1 या 2 पद आरंभिक तथा 5 या 6 पद है वो उत्तरा पद है। फ्लैंडर्स ने अधिगम के इस चक्र को इस प्रकार बताया। सबसे पहले बौद्धिक अंतर या समस्या उत्पन्न की जाती है। दूसरे समस्याओं की पहचान की जाती है। तीसरे समस्या में आपसी संबंध पृथक किए जाते हैं। चौथे कार्य आरंभ होता है तथा सूचना प्राप्त करना, सूत्र का प्रयोग करना, समस्या को हल करने का प्रयास आदि। 5वें प्रगति या परीक्षण एवं मूल्यांकन। छठे अतिरिक्त समस्याओं पर नवीन ज्ञान का विनियोग तथा सार्थक रूप में व्याख्या करना। इस चक्र में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव छात्रों की निर्भरता तथा निष्पत्ति को प्रभावित करते हैं। इस पर व्यक्तिक भिन्नता का पर्याप्त प्रभाव रहता है और शिक्षण का यह प्रारूप आधारभूत शिक्षण के प्रारूप ही है, क्योंकि इसमें शैक्षिक लक्ष्यों के व्यवहार प्रवेश की संभावना नहीं रखी गई है। छात्र भी प्रत्यक्ष अधिगम की क्रिया से प्रभावित होता है। उसके बाद हम देखते हैं 3 अन्य ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान कौन कौन से थे। तो इनमें सबसे पहले बताया है डॉन पी डिसेको ने आधारभूत शिक्षण प्रारूप का वर्णन करते हुए 3 ऐतिहासिक शिक्षण प्रारूपों की तुलना हेतु प्रस्तुत किया है। सबसे पहला है सोक्रेटिक प्रारूप। इस प्रारूप की ये विशेषताएं हैं: पूछना, इंक्वायरी, अनुभवों का संगठन और शिक्षण विधि। ये तीनों क्रियाएं शैक्षिक लक्ष्य की उपलब्धि करवाती है और इस विधि को जॉर्डन ने निरीक्षण विधि माना है और शिक्षक का प्रारूप नहीं। यह तो खोज तथा प्रत्यय अधिगम पर बल देता है। सोक्रेटिक प्रारूप है उसमें 3 चीज़ों पर बल दिया गया था। सबसे पहले है क्वेश्चन पूछना, और उसके बाद है अनुभवों का संगठन और शिक्षण विधि, जो टीचिंग मेथड है बच्चे को पढ़ाने के लिए जो अपना रहे हैं वो। ये तीनों चीज़ें सोक्रेटिक प्रारूप में इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद सेकंड था शास्त्रीय मानववादी प्रारूप। यह प्रारूप जेसस प्रारूप कहलाता है और 15वीं से 19वीं सदी तक शिक्षण का यही प्रारूप प्रचलित रहा था। यह विधि सामग्री संगठन, शिक्षण विधि, प्रभावपूर्ण निर्देश पर बल देती है। यह विधि पुनर्जागरण युग की देन है और अभिजात वर्ग में इसी विधि के प्रारूप में शिक्षा दी जाती थी। इसमें अध्यापक के आदर्श के अनुकरण करने की आशा की जाती थी। शास्त्रीय है जो सबसे पुराने जो टीचिंग मेथड थे वो। उसके बाद है व्यक्तिक विकास का प्रारूप। प्रगतिशील शिक्षा के आंदोलन स्वरूप 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यह प्रारूप विकसित हुआ और यह विधि जीवन समायोजन आंदोलन पर बल देती है। इसमें अध्यापक की भूमिका प्रमुख होती है। कोम्ब व स्निग ने इस प्रारूप को व्यक्तिक विकास की संभावनाओं पर विकसित किया। मतलब व्यक्ति है जो टीचर है उसका जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसका इफ़ेक्ट है वो बच्चों पर पड़ता है और वो बच्चों को कैसे सिखाता है, इस चीज़ का इफ़ेक्ट भी बच्चों पर पड़ता है। उसके बाद है शिक्षण प्रतिमानों की उपयोगिता। कार्ल लिंगर के शब्दों में शिक्षण सिद्धांत तथा परिभाषाओं, परिकल्पनाओं तथा उनसे संबंधित चरों का एक गठन है। एक शिक्षण की क्रमबद्ध विचारधारा को प्रस्तुत करता है। इसमें चरों के आपसी संबंधों की व्याख्या की जाती है और ये शिक्षण की भविष्यवाणी और उसकी व्याख्या करते हैं। ये शिक्षण प्रतिमान है, शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित है और उनकी उपयोगिता इस प्रकार है। सबसे पहले है उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होना, कि बच्चे को सिखाने का उद्देश्य क्या है, उसमें ये क्या होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद सेकंड है अनुभवों को दिशा देना, मतलब बच्चे को कितना आ रहा है, अगर बच्चा गलत सीख रहा है तो उसको उचित दिशा प्रदान करना। उसके बाद है उपयुक्त शैक्षिक परिस्थितियों का निर्माण करना। सबसे पहले यही होता है कि बच्चे को सिखाने से पूर्व सिखाने की परिस्थितियाँ हैं वो पैदा की जाती हैं। उसके बाद शिक्षण व्यूह तथा युक्तियों का चयन करना, कि बच्चे को हमें कौन से मेथड से पढ़ाना है और हमें उसको पढ़ाने के लिए कौन कौन सी युक्तियाँ यूज करनी है। उसके बाद है शिक्षण में सुधार करना। अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है
तो उस हमें क्या करना है, अपने टीचिंग मेथड है उसमें चेंज करना है, शिक्षण में सुधार करना है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के क्षेत्र में विकसित नवीन धारणा है और उसका कितना उपयोग किया जाना चाहिए, यह विचार का विषय है। मतलब बच्चे की कोई जो समस्याएं हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें अलग अलग टीचिंग मेथड अपनाने हैं। और अगर जो बच्चा है वो हमारी बात को ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है, और हमें उसके अकॉर्डिंग है वो टीचिंग मॉडल है उसका यूज किया जाता है, ताकि बच्चे का जो व्यवहार है उसको हम वांछित दिशा में लेके जा सकें। थैंक यू।